नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कल आपने गोदी मीडिया के चैनलों पर और दूसरे चैनलों पर भी बिहार को लेकर एग्जिट पोल तो देख ही लिए होंगे। अब इन एग्जिट पोल के बारे में क्या बताऊं, मैं एक एक के राय पे देना मेरे ख्याल से मुनासिब भी नहीं है। लेकिन इन एग्जिट पोल की बहुत सी चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ से सहमत हूँ। इन एग्जिट पोल्स ने कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो हवा बनाई थी या कांग्रेस ने जो उम्मीद दिखाई थी, उस उम्मीद को झूठी एक तरह से करार दिया है। और मेरे भी सूत्र, हमारी भी जो खबरें हैं, जो जानकार है, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर जितनी उम्मीद जगी थी, शायद कांग्रेस उतना बेहतरीन तो ना कर पाए, लेकिन फिर भी शायद कुछ बेहतरीन कर दे। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब का क्या, इस बात का क्या मतलब हुआ कि शायद उतना बेहतरीन ना कर पाए, शायद उतना बेहतरीन करे। मुझे दरअसल इंतज़ार बिहार चुनाव के नतीजों से ज़्यादा दो और जगह के है। वो एक है जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उड़ीसा में बाई इलेक्शन है, और एक राजस्थान में बाई इलेक्शन है। इन दो बाई इलेक्शन पे मेरी ज़्यादा नज़र है, क्योंकि राजस्थान में अगर बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने प्रचार किया है, अगर वहां कांग्रेस की जीत होती है तो आप मान के चलिए कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का रास्ता काफ़ी हद तक एक सुगम हो जाएगा या एक रास्ता मिल जाएगा। और दूसरी तरफ उड़ीसा का जो बाई इलेक्शन है, एक विधानसभा बाई इलेक्शन है, अगर वहां कांग्रेस जीतती है जैसा कि कहा जा रहा है, तो फिर ये तय हो जाएगा कि अब उड़ीसा में बीजू जनता दल बेशक नंबर में अभी दूसरे नंबर पे होगा, लेकिन मेन ऑपोजिशन वहाँ कांग्रेस है। बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस करेगी, और कांग्रेस को उड़ीसा में तेलंगाना से उदाहरण लेना पड़ेगा। जिस तरह से तेलंगाना में तीसरे नंबर की पार्टी से जोर लगा के सीधा सत्ता में पहुंची है कांग्रेस, उसी तरह से उड़ीसा में भी कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी से अगर बाई इलेक्शन के जरिए ये संदेश देने में कामयाब हो जाती है कि अपोजिशन दरअसल वही है, क्योंकि हाल फिलहाल में दिखी कांग्रेस ही है जो बीजेपी की सरकार का वहाँ अपोजिशन कर रही है, जो सत्ता में बैठी बीजेपी है उसके हर फैसले के खिलाफ खड़ी है। तो तेलंगाना का उदाहरण लेकर, तेलंगाना से सीख लेकर उड़ीसा में भी सरकार के अगले चुनाव में, मतलब सरकार की दावेदारी के लिए कांग्रेस जोर लगा सकती है। और मुझे लगता है ये गोल्डन चांस है उड़ीसा में इतने सालों बाद कांग्रेस के रिवाइवल की, अगर ये कहानी इस बाई इलेक्शन से लिखी जाती है। अगर नहीं भी जीतती है उड़ीसा का बाई इलेक्शन, तो मुझे लगता है अगर दूसरे नंबर पे भी कांग्रेस आए, फाइट में भी अगर कांग्रेस है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है फिर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत सीरियसली उड़ीसा की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि आपने गुजरात का मिशन ले लिया, मध्य प्रदेश ले लिया, राजस्थान ले लिया, हरियाणा ले लिया, सब ले लिया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्य मुझे नहीं मालूम कांग्रेस क्यों इतना जोर नहीं लगा रही जितना और राज्यों में लगा रही, क्योंकि ये दो राज्य भी तो एक वक्त में आप ही के पास हुआ करते थे। तमिलनाडु में समझ में आता है कि तमिलनाडु में जो स्टालिन है वो कांग्रेस के बहुत करीबी है, चलिए वहाँ नहीं करते। लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो जोर लगाना चाहिए, बल्कि पश्चिम बंगाल में तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और कांग्रेस का भी मुझे पश्चिम बंगाल में कोई बहुत एक्टिव रोल दिख नहीं रहा। उड़ीसा में आपने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बदल दिया, ठीक है, वो शायद कुछ दिखेगा असर, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में भी तो शुरू करो ना। इन दो राज्यों को आपके लिए आसान है, क्यों अपनी जगह पर आपने बीजेपी को ऑलरेडी दे दी है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने जगह पकड़ी है, जो जगह कब्जाई है, वो कांग्रेस की है। उड़ीसा में भी जो बीजेपी ऊपर आई है वो कांग्रेस की कीमत पर आई है। तो आप ऑलरेडी बीजेपी को ये ज़मीन दे चुके हो, उनसे वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्यों कांग्रेस फिलहाल उन राज्यों में ज़्यादा फोकस करिए जहां रीजनल पार्टीज़ ने उनकी ज़मीन गंवाई है? आप बीजेपी से भी तो लड़ो ना, एक साथ क्यों नहीं पूरे देश में इन चीज़ों को करते? क्या पश्चिम बंगाल में नेताओं की कमी है? क्या उड़ीसा में नेताओं की कमी है? ऐसा मुझे नहीं लगता। तीसरा राज्य गोवा है। गोवा में आप अभी कुछ साल पहले तक सत्ता में थे,
और आज की डेट में ये है कि गोवा में जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे भी कहा जाता है कि वो भी कांग्रेस के आदमी हैं, सॉरी बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ उनके व्यापारिक संबंध है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ के लोग आरोप लगाते हैं। मोस्टली कांग्रेसी सारे के सारे बीजेपी में जा चुके हैं। गोवा राज्य छोटा है लेकिन संदेश तो हर जगह का बड़ा जाता है ना। आपने गोवा को क्यों छोड़ दिया है? क्यों गोवा के जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही? गोवा के जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो कितनी बार पार्टी हाईकमान से गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हाईकमान उधर नहीं देख रही। लेकिन ये समझना पड़ेगा वक्त के साथ। अभी 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उस नतीजे ने देश की राजनीति को दरअसल बहुत एक दिशा देनी है, ये मैं मानता हूँ। मैं क्या, बहुत सारे लोग मानते हैं। क्योंकि अगर एनडीए वापस आता है और उसमें भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या रहती है और नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्या नीतीश अपनी शर्तों पे बिहार की सरकार चला पाएंगे अगर वो पावर में आते हैं? और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा कि कहा जा रहा है कि 100 सीटें आरजेडी के अलावा जितनी पार्टियां उस महागठबंधन में उन्होंने ली है वो उन पर भारी पड़ सकती है। तो क्या फिर से एक बार तेजस्वी को सहयोगी पार्टियां ले डूबेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर एक मैसेज चला जाएगा कि रीजनल पार्टीज पे बोझ कांग्रेस बन गई है। तो आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अखिलेश यादव इसको जरूर भुनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, इससे बिहार से एक चीज़ और भी चली जाएगी कि अखिलेश यादव हो या कोई और हो, अकेले चुनाव मैदान में अगर उतरेंगी तो ठीक है, टेम्परेरी तौर पे कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता है। कांग्रेस अकेले लड़के अपने संगठन पे काम कर सकती है, लेकिन बीजेपी को फ़ायदा होगा। बीजेपी चाहती यही है कि ऑपोजिशन वोट बटे। तो ये तो फिलहाल बिहार को लेके जो है मेरी आशंका है वो है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर में पार्टी के अंदर इतना असंतोष है जो नए नेतृत्व को लेकर, उनकी भी कुछ नहीं सुनी जा रही। अब इस सब के बीच में किसकी जिम्मेदारी है इन सब को सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि उड़ीसा और राजस्थान के 2 उपचुनाव पर मेरी नज़र है। वहाँ के नतीजे क्या आते हैं उसको लेकर भी बहुत बड़े गणित हैं, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन बिहार के जो एग्जिट पोल्स आए हैं, मैं उनसे काफ़ी हद तक सहमत नहीं हूँ। कुछ कुछ बातों पे सहमत हूँ, वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।